नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। चर्चा में विंडफॉल टैक्स। सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को घटाया। नई दरें 16 जनवरी से होंगी प्रभावी। दुनिया में पहली बार होगा समुद्र तल के अंदर से वाणिज्यिक खनन। परियोजना को मिली नॉर्वेजियन संसद से हरी झंडी। खनन समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए गंभीर चुनौती। और दावोस समिट की हुई शुरुआत। डीप फेक जैसे मुद्दों पर फोकस। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है विश्व आर्थिक मंच। आइए खबरों की शुरुआत करें। इमेजिन कीजिए कि अचानक से कुछ ऐसा हो गया कि दुनिया में पानी की जबरदस्त कमी हो गई और सिर्फ आपके गांव या शहर में या आपके आसपास ही पानी अवेलेबल है। आपने मोदी जी की बात को सीरियसली लेते हुए आपदा को अवसर समझ लिया। आपने इस पानी की किल्लत का फायदा उठाकर पानी का बिजनेस शुरू कर दिया। आप यहीं नहीं रुके, आपने 20 रुपए की बोतल को 2000 रुपए में बेचना शुरू कर दिया। लोग मजबूरी में पानी खरीदेंगे भी। अब यहां इस बिजनेस सिचुएशन पर ध्यान दीजिए। क्या आप जो पानी बेच रहे हैं उसमें अमृत मिला है? नहीं। क्या उसमें कुछ विशेष मिनरल या मल्टीविटामिन पदार्थ डाले गए हैं? नहीं। क्या आपने पानी की बोतल को चांदी या सोने से बनाया? नहीं। क्या आपने एक पैर पर खड़े होकर या कोई अतिरिक्त लेबर करके पानी बेचा? नहीं। आपने तो जो भी लोकली अवेलेबल पानी था और जो भी सामान्य सी बोतल थी उसी को सामान्य तरीके से बेच दिया। तो फिर पानी की कीमतें क्यों बढ़ी? यहां प्रोडक्ट की कीमत बढ़ने की वजह क्वालिटी नहीं है बल्कि प्रोडक्ट की किल्लत है, जो कि किसी अप्रत्याशित कारणों से हुई है। यानी दुनिया में कुछ अप्रत्याशित घटना हुई और कुछ चीजों का दाम अप्रत्याशित रूप से बढ़ गया। अब आपने जब अप्रत्याशित रूप से मुनाफा कमा लिया है तो जाहिर सी बात है कि सरकार इस मुनाफे पर टैक्स भी लगाएगी। यहां ध्यान से समझिए, ऐसे किसी भी विशेष कंपनी या उद्योग द्वारा अप्रत्याशित रूप से कमाए गए मुनाफे पर सरकार जो भी टैक्स लगाती है उसे अप्रत्याशित कर कहते हैं। ये ऐसे मुनाफे होते हैं जिसे कोई कंपनी बिना किसी निवेश, रणनीति या व्यवसाय के विस्तार के बिना कमाती है। मतलब कंपनी ने किसी भी प्रकार का अतिरिक्त प्रयास किए बिना या खर्च किए बिना एक अप्रत्याशित लाभ कमाया और उसी मुनाफे पर सरकार ने टैक्स लगाया। अंग्रेजी में इसी टैक्स को कहते हैं विंडफॉल टैक्स। अर्थव्यवस्था में एक ऐसा सेक्टर है जहां इस तरह के टैक्स की चर्चा हमेशा होती है और वो है तेल बाजार। यहाँ कीमतों में उतार चढ़ाव से उद्योग को अस्थिर या अनिश्चित लाभ होता है। इसको उदाहरण से समझते हैं। जब रूस यूक्रेन संघर्ष हुआ था तो दुनिया भर में तेल की कमी हो गई थी और तेल की कीमतें आसमान तक पहुंच गई थी। तो यूनाइटेड किंगडम, इटली और जर्मनी सहित कई देशों ने ऊर्जा कंपनियों द्वारा अप्रत्याशित रूप से कमाए गए मुनाफे पर विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स लगा दिया था। विंडफॉल टैक्स की दर अन्य टैक्स दरों से सामान्यतः हाई रहती है। हाल ही में विंडफॉल टैक्स से रिलेटेड एक खबर आई है। दरअसल सरकार ने 16 जनवरी से घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित कर को 2300 रुपए प्रति टन से घटाकर 1700 रुपए प्रति टन कर दिया है। यह कर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क SAED के रूप में लगाया जाता है। आपको बता दें कि डीजल, पेट्रोल और जेट ईंधन या ATF के निर्यात पर SAED को 0 पर बरकरार रखा गया है। अप्रत्याशित कर या विंडफॉल टैक्स की नई दरें 16 जनवरी से प्रभावी होंगी। भारत ने पहली बार 1 जुलाई 2022 को अप्रत्याशित लाभ पर कर लगाया था। जब विंडफॉल टैक्स लगाया गया तो उचित और अनुचित का विवाद भी शुरू हो गया। वित्त मंत्रालय ने घरेलू कच्चे तेल उत्पादों पर विंडफॉल टैक्स लगाए जाने को उचित ठहराया था और कहा था कि यह अचानक लिया गया कोई कदम नहीं है बल्कि उद्योग के साथ पूर्ण परामर्श के बाद उठाया गया कदम है। यहां तक कि यूनाइटेड नेशंस के प्रमुख ने भी सभी सरकारों से इन अत्यधिक मुनाफे पर टैक्स लगाने का आग्रह किया था। विंडफॉल टैक्स को IMF जैसे संगठनों से भी समर्थन मिला था। ऐसे टैक्सेस से सरकारों को सामाजिक कल्याण योजनाओं की फंडिंग के लिए राजस्व मिलता है और समाज के सबसे कमजोर लोगों का समर्थन करने के लिए धन प्राप्त होता है। गांधी जी बहुत दूरदर्शी थे। गांधी जी ने बहुत पहले कहा था कि प्रकृति के पास इंसानों की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं, लेकिन प्रकृति किसी के लालच को पूरा नहीं कर सकती। प्रकृति ने हमें वो सब कुछ दिया जिसके कारण आज हम अपने आप को एक सभ्य प्रजाति कह पाते हैं। आप जिस कमरे में पढ़ाई कर रहे हैं या आप अपने घर में हैं या आप कहीं भी हैं, एक बार चारों तरफ नजर घुमाकर देखिए।
किताबें, पेन, कागज, लाइट, बल्ब, टेबल, कुर्सी, टीवी, स्मार्टफोन, लैपटॉप आदि जिनका हम दैनिक आधार पर उपयोग करते हैं, सब के सब प्रकृति से ही लिए गए हैं। इनमें से कुछ डिवाइस दुर्लभ धातुओं से बने होते हैं और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में इनका खनन किया जाता है। लेकिन इंसानों के संसाधनों की भूख खत्म नहीं हो पा रही। अभी तक दुनिया में जमीन पर खनन होता था, अब पहली बार समुद्र तल के अंदर से संसाधनों का खनन होगा। हाल ही में नॉर्वे ने समुद्र तल के अंदर खनन को मंजूरी दे दी है। यह खनन होगा नॉर्वे के तट से दूर फैले लगभग 2,80,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में समुद्र तल के नीचे। यह दुनिया का पहला समुद्री तल वाणिज्यिक खनन होगा। कार्यकर्ताओं के विरोध और वैज्ञानिकों की चिंता के बावजूद परियोजना को नॉर्वेजियन संसद द्वारा हरी झंडी दे दी गई है। चलिए समझते हैं कि नॉर्वे गहरे समुद्र में खनन क्यों करना चाहता है और इससे समुद्र के इकोसिस्टम को क्या नुकसान हो सकता है। देखिए, डीप सी माइनिंग समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक की गहराई पर अयस्क निकालने की एक प्रक्रिया है। इतनी गहराई पर कोबाल्ट, मैग्नीज, जस्ता और अन्य दुर्लभ धातुओं जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के प्राप्त करने की संभावना होती है। ऐसे महत्वपूर्ण खनिज भविष्य की नई स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने के लिए या पैदा करने के लिए आवश्यक हैं। एक अनुमान के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी, सौर पैनल और पवन टरबाइन के लिए उपयोग की जाने वाली कई धातुओं की जरूरत साल 2040 में आज की तुलना में दोगुनी होगी। इस तरह भारत सहित दुनिया के कई देशों की नजर अब गहरे समुद्र में खनन पर है। लेकिन पर्यावरण न्याय फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ ऊर्जा के लिए गहरे समुद्र में खनन की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन कुछ देशों को ऐसी रिपोर्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बता दें कि कुल 14 देशों को अंतर्राष्ट्रीय सी बेड अथॉरिटी द्वारा यानी ISA द्वारा पहले ही 31 अन्वेषण लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। यह सब तो ठीक है, लेकिन गहरे समुद्र में खनन कार्य समुद्री इकोसिस्टम के लिए गंभीर चुनौती पैदा कर सकते हैं। आपको पता ही है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी वाला क्षेत्र महासागर होते हैं। गहरे समुद्र में वाणिज्यिक खनन से समुद्र की असंख्य प्रजातियों को कीमतें चुकानी पड़ सकती हैं। इसके साथ ही खनन प्रक्रिया में शामिल बड़ी मशीनें शोर, वायु प्रदूषण और कंपन का कारण बन सकती हैं। जहाजों और उपकरणों से तेल और ग्रीस जैसे तरल पदार्थ का रिसाव भी हो सकता है। ये सब मिलकर समुद्री इकोसिस्टम को, पर्यावरण को और ज्यादा प्रदूषित करेंगे। कुछ देश आगे आए हैं और ऐसी परियोजना का विरोध भी किया है उन्होंने, जैसे फ्रांस, जर्मनी और कई प्रशांत द्वीप राष्ट्र समेत कई देशों ने गहरे समुद्र में खनन पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया है। इनका कहना है कि पहले आधिकारिक तौर पर पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय लागू करो, उसके बाद डीप सी माइनिंग करो। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं सालाना बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हो गई है। ये सम्मेलन दुनिया में दावोस समिट के नाम से अपनी पहचान रखता है। इस साल की थीम रीबिल्डिंग ट्रस्ट, एम्फेसाइजिंग द फोकस ऑन एक्सप्लोरिंग द अपॉर्चुनिटीज एनेबल्ड बाय द न्यू टेक्नोलॉजीज एंड देयर इम्प्लीकेशंस ऑन डिसीजन मेकिंग एंड ग्लोबल पार्टनरशिप रखी गई है। सम्मेलन में वैश्विक स्तर पर बढ़ता तनाव, जलवायु परिवर्तन और डीप फेक पर चर्चा की जाएगी। इस मौके पर एनुअल क्रिस्टल अवार्ड्स भी प्रदान किए जाएंगे। ये अवार्ड्स डाइबेडो फ्रांसिस करे, एक्टर मिशेल यो और गिटारिस्ट नाइल रॉजर्स को प्रदान किए गए। गौरतलब है कि विश्व आर्थिक मंच पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका गठन 1971 में एक नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन के तौर पर हुआ था। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। क्लॉस श्वाब इसके फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन हैं। इसे गाइड करने के लिए एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का गठन किया गया है। इस बोर्ड में उद्योग, राजनीति, अकादमिक क्षेत्र और सिविल सोसाइटी से लोग शामिल होते हैं। इसके बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में भारतीय उद्योगपति और रिलायंस कंपनी के चेयरपर्सन मुकेश धीरूभाई अंबानी भी शामिल हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा दिए गए एक बयान के बाद यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता फिर से सुर्खियों में है। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड जल्द ही समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या उत्तराखंड ऐसा
कर सकता है और उत्तराखंड ही क्यों ऐसा करेगा? सवाल पर आने से पहले हम जान लेते हैं कि यूसीसी है क्या और संविधान क्या कहता है यूसीसी पर। यूसीसी का फुल फॉर्म है समान नागरिक संहिता। यहाँ संहिता का तात्पर्य है कानून से, अर्थात ऐसा कानून जो नागरिकों पर समान रूप से लागू हो, फिर चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। तो अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि इसकी जरूरत क्यों है। दरअसल भारत में धार्मिक आधार पर अलग अलग कानून हैं जो विवाह, तलाक और विरासत से संबंधित हैं, और यह कानून न सिर्फ सामाजिक ढांचे को असंतुलित करते हैं बल्कि अलग अलग कानूनों के कारण न्यायिक प्रणाली पर भी असर डालते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि यह इतना जटिल और संवेदनशील मुद्दा था तो इसे संविधान निर्माताओं द्वारा क्यों नहीं सुलझा लिया गया। दरअसल जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय परिस्थितियां अनुकूल नहीं थीं और संविधान निर्माताओं का मानना भी यही था। इसलिए इसे मौलिक अधिकार में जगह न देते हुए राज्य के नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान किया गया और भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता के लिए प्रयास करने की बात कही गई। अब हम उस सवाल पर आते हैं कि क्या उत्तराखंड ऐसा कर सकता है। तो आपको बता दें कि शादी, तलाक और विरासत के मामले संविधान की समवर्ती सूची के विषय हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों के पास भी होता है और उत्तराखंड सरकार भी इस पर कानून बना सकती है। दूसरा सवाल था उत्तराखंड ही क्यों। तो उत्तराखंड इस दिशा में लंबे समय से काम कर रहा है और मुख्यमंत्री के रूप में दोबारा चुने जाने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक समिति के गठन को मंजूरी दी थी। इस समिति का गठन यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए ही किया गया था और उत्तराखंड से इसके लागू करने की संभावना इसलिए भी प्रबल हो जाती है क्योंकि कुछ समय पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता पर बनी समिति को मंजूरी दी थी। यह भी बता दें कि गोवा में पहले से ही यूसीसी लागू है। आइए अब जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। हाल ही में महाराष्ट्र पेंच टाइगर रिजर्व को भारत के पहले और एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क होने का गौरव प्राप्त हुआ। डार्क स्काई प्रिजर्व एक ऐसा क्षेत्र होता है जो आमतौर पर एक पार्क या वेधशाला के आसपास होता है और कृत्रिम प्रकाश प्रदूषण को प्रतिबंधित करता है। इसका मकसद आमतौर पर खगोल विज्ञान को बढ़ावा देना होता है। वहीं यदि हम पेंच टाइगर रिजर्व की बात करें तो यह टाइगर रिजर्व मध्य भारत की सतपुड़ा पर्वतमाला के दक्षिणी ढलानों में बसा है। पेंच टाइगर रिजर्व में इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच मोगली अभयारण्य और एक बफर क्षेत्र शामिल हैं। यह 2 राज्यों मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैला है। इसी के साथ यह देश का पहला अंतरराज्यीय बाघ परियोजना का क्षेत्र भी है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ईरान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस दौरान चाबहार बंदरगाह पर दीर्घकालिक सहयोग स्थापित करने के बारे में विस्तृत चर्चा हुई। इसके साथ ही परस्पर संबंधों, क्षेत्रीय संपर्क तथा वैश्विक घटनाक्रमों के मुद्दों पर भी चर्चा हुई। बैठक में दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों के महत्व पर जोर दिया गया और फारसी भाषा को भारत की नई शिक्षा नीति में शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल करने की भी घोषणा की गई। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 9 वर्षों में भारत में कुल 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर हुए हैं, जिनमें सबसे अधिक गिरावट उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में दर्ज की गई। नीति आयोग की यह रिपोर्ट राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी के 3 आयामों के एक साथ अभावों का आकलन करती है। इन 3 आयामों में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर शामिल हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक वाहन एक फास्टैग पहल शुरू की है। इसे शुरू करने के पीछे उद्देश्य कई वाहनों के लिए एक फास्टैग का इस्तेमाल करने और किसी खास वाहन से कई फास्टैग को जोड़ने के व्यवहार को रोकना है। फास्टैग एक उपकरण है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान यानी RFID तकनीक पर काम करता है। इसका उपयोग ऑटोमेटिक टोल भुगतान करने के लिए किया जाता है। हाल ही में भारत ने अर्जेंटीना में लिथियम की खोज और खनन परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत काबिल यानी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड लिथियम खोज और खनन का काम करेगी। यह भारत की सरकारी कंपनी की पहली लिथियम खोज और खनन परियोजना है। इस समझौते के तहत काबिल अर्जेंटीना के कैटामार्का प्रांत में 5 लिथियम ब्लॉकों में खोज और खनन का कार्य शुरू करेगी। आपको बता दें कि चिली और बोलीविया के अलावा अर्जेंटीना में लिथियम के बड़े भंडार हैं और विश्व में कुल लिथियम भंडार का लगभग आधा हिस्सा इन 3 देशों के पास ही है। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व आर्थिक मंच UN की एक विशेषीकृत संस्था है। इसमें भारत से नारायण मूर्ति, अजीम प्रेमजी, आनंद महिंद्रा और रतन टाटा जैसे दिग्गज उद्योगपति शामिल हैं। उपर्युक्त में से गलत कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 नहीं 2। अगला प्रश्न है, देश का पहला डार्क स्काई पार्क कहां बनाया गया है? गुजरात, केरल, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश?
आइए देखिए पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है? काबो वर्डे, अल्जीरिया, मॉरिशस या फिर सेशल्स? सही उत्तर है ऑप्शन ए, काबो वर्डे। अगला प्रश्न है, हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले हिमालयन वुल्फ के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में इसको IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में वर्गीकृत किया गया। यह नेपाल, भारत और तिब्बती पठार की हिमालय श्रृंखला में पाया जाता है। सही विकल्प का चयन करना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही हैं, या फिर दोनों कथन गलत हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही हैं। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना और ठीक से पढ़ाई कीजिए। तुरंत इस बुलेटिन को पहले लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। साथ ही आज पूछे गए सवालों का जवाब भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।